Chapter 7 Clothes. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about various sources of raw materials for clothing. Learn about taking care of clothes. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे निम्नलिखित बातों को समझेंगे। कपड़ों के लिए कच्चे माल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे। कपड़ों की देखभाल कैसे करें, इस बारे में सीखेंगे। इस पाठ के माध्यम से बच्चे न केवल यह जानेंगे कि हमारे कपड़े किस स्रोत से आते हैं, बल्कि उन्हें सही तरीके से कैसे संरक्षित और संभाला जाए, यह भी सीखेंगे। यह उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों और स्वच्छता के महत्व को समझने में मदद करेगा। We wear clothes to protect ourselves from rain, heat, wind and cold. Clothes make us look decent and smart. Clothes also tell us a lot about the people who wear them. हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम खुद को बारिश, गर्मी, हवा और ठंड से बचा सकें। कपड़े हमें शालीन और स्मार्ट दिखाते हैं। कपड़े यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पहनता है वह कौन है और उसका समाज में क्या स्थान है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़े हमारी सुरक्षा और व्यक्तित्व दोनों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कपड़े हमें मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में मदद करते हैं, जैसे बारिश, गर्मी, ठंड और तेज हवा। इसके अलावा कपड़े हमारे बाहरी रूप को संवारते हैं और हमें सभ्य और आकर्षक दिखाते हैं। कपड़े न केवल हमारी सुरक्षा करते हैं, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। Sources of raw materials for clothing. We get all clothing materials from two sources, natural and man-made. Natural sources include plants, animals and insects. Man-made sources include synthetic fibers. कपड़ों के कच्चे माल के स्रोत। हमें सभी प्रकार के कपड़े बनाने के लिए दो स्रोतों से सामग्री मिलती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोतों में पौधे, जानवर और कीड़े शामिल होते हैं। कृत्रिम स्रोतों में सिंथेटिक, मैन-मेड फाइबर शामिल होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़ों के कच्चे माल के दो मुख्य स्रोत होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं जहां से हमें सीधे पौधों, जानवरों या कीड़ों से कपड़ा मिलता है, जैसे सूती, कॉटन कपड़े जो पौधों से मिलते हैं, या ऊन, वुल जो जानवरों से प्राप्त होती है। दूसरी ओर कृत्रिम स्रोत सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों से बनाया जाता है, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। इन दोनों प्रकार के स्रोतों से हमें विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल मिलता है। Natural sources. Cotton, jute and linen fibers come from plants. Wool, silk, fur and leather come from animals. प्राकृतिक स्रोत। कपास, कॉटन, जूट और लिनन के रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन, वुल, रेशम, सिल्क, फर और चमड़ा, लेदर जानवरों से प्राप्त होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़े बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जिनमें से पौधे और जानवर प्रमुख हैं। कपास, जूट और लिनन जैसे रेशे पौधों से आते हैं, जो मुख्य रूप से सूती कपड़े और अन्य वस्त्र सामग्री बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वहीं ऊन, रेशम, फर और चमड़ा जैसे कपड़े और वस्त्र जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ों से, रेशम के कीड़ों से, फर जानवरों की खाल से और चमड़ा भी जानवरों से तैयार होता है। ये सभी प्राकृतिक स्रोत हमारे दैनिक जीवन में कपड़ों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। एक कॉटन। We get cotton fibers from cotton plants.
Farmers pick cotton from the fluffy and white balls of cotton plants. It is then sent to ginning factories where cotton is separated from the seeds. Cotton is then packed into big bales and sent to the textile mills. कपास। हमें कपास के रेशे कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं। किसान कपास के पौधों से सफेद और मुलायम कपास के गोले चुनते हैं। इसके बाद इसे जिनिंग फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां कपास को बीजों से अलग किया जाता है। फिर कपास को बड़े बंडलों में पैक करके कपड़ा मिलों में भेजा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपास किस प्रकार से प्राप्त होता है और इसे प्रसंस्करण के लिए कैसे भेजा जाता है। कपास के पौधों से मुलायम और सफेद गोले निकालने के बाद इसे जिनिंग फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, जहां से बीजों को अलग किया जाता है। कपास के रेशे कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं और इन्हें बड़ी-बड़ी गठरियों में पैक करके कपड़ा मिलों में भेजा जाता है, जहां इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। In the textile mills, cotton is cleaned and spun into threads called yarn. Yarn is woven into cloth. We buy clothes from the market. कपड़ा मिलों में कपास को साफ करके धागों में काता जाता है, जिसे सूत कहा जाता है। फिर सूत को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। हम बाजार से कपड़े खरीदते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़ा मिलों में कपास को कैसे संसाधित किया जाता है। सबसे पहले कपास को साफ किया जाता है और फिर इसे धागों में काता जाता है, जिसे सूत कहा जाता है। इसके बाद सूत को बुनाई प्रक्रिया के माध्यम से कपड़े में बदल दिया जाता है। अंततः ये तैयार कपड़े बाजार में बेचे जाते हैं, जहां से हम इन्हें खरीदते हैं। यह प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्त्रों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2. जूट। We get jute fibers from jute plants. Jute fibers are used to make bags, sacks, mats and carpets. जूट। हमें जूट के रेशे जूट के पौधों से मिलते हैं। जूट के रेशों का उपयोग बैग, बोरे, चटाई और कालीन बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जूट के पौधों से प्राप्त जूट रेशे कई उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में काम आते हैं। जूट से बने बैग, बोरे, चटाई और कालीन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी होता है। 3. लिनेन। We get linen from flax plants. Flax plants usually grow in cold countries. Linen fibers are strong, lustrous and durable. They are used to make napkins, towels, tablecloths and fishnets. लिनन। हमें लिनन के रेशे फ्लैक्स पौधों से मिलते हैं। फ्लैक्स पौधे सामान्यतः ठंडे देशों में उगते हैं। लिनन के रेशे मजबूत, चमकदार और टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग नैपकिन, तौलिए, टेबल कपड़े और मछली पकड़ने के जाल बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फ्लैक्स पौधों से प्राप्त लिनन रेशे विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। ये रेशे विशेष रूप से ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपनी मजबूती और चमक के कारण बहुत ही टिकाऊ होते हैं। लिनन का इस्तेमाल घरेलू वस्त्रों जैसे नैपकिन, तौलिए और टेबल क्लॉथ के साथ साथ मछली पकड़ने के जाल बनाने में भी किया जाता है, जो इसकी बहुमुखी उपयोगिता को दर्शाता है। 4. वूल। We get wool from the hair of sheep, goats, rabbits and camels. Wool is cleaned and washed to make it soft. Then it is spun into cloth in woolen mills. Wool is used to make gloves, sweaters, socks and caps. ऊन। हमें ऊन भेड़, बकरी,
खरगोश और ऊंट के बालों से मिलती है। ऊन को मुलायम बनाने के लिए इसे साफ और धोया जाता है। इसके बाद इसे ऊनी मिलों में कपड़े में काता जाता है। ऊन का उपयोग दस्ताने, स्वेटर, मोजे और टोपी बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऊन कैसे विभिन्न जानवरों के बालों से प्राप्त की जाती है। इसे पहले साफ और मुलायम बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से धागों में काटकर कपड़े के रूप में ढाला जा सके। ऊन का इस्तेमाल सर्दियों के कपड़े जैसे दस्ताने, स्वेटर, मोजे और टोपी बनाने में होता है, जो सर्दी से बचाने में मदद करते हैं। 5. सिल्क। We get silk fibers from an insect called the silkworm. The silkworm feeds upon leaves of mulberry plants. The silkworm spins sheets of fine silk thread around its body. This sheath is called cocoon. Cocoon is boiled in water to kill the worm. The silk fiber is then unwound and woven into clothes. Silk clothes are attractive and durable. रेशम। हमें रेशम के रेशे एक कीड़े से मिलते हैं जिसे सिल्कवर्म कहा जाता है। सिल्कवर्म मुलबेरी पौधों की पत्तियों पर भोजन करता है। यह अपने शरीर के चारों ओर बारीक रेशम के धागे की परत बनाता है। इस परत को कोकून कहा जाता है। कोकून को कीड़े को मारने के लिए पानी में उबाला जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे को निकाला जाता है और कपड़ों में बुनाई की जाती है। रेशम के कपड़े आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके विशेष गुण क्या हैं। सिल्कवर्म के द्वारा बनाए गए कोकून से रेशम निकाला जाता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। यह रेशम मुलबेरी पौधों की पत्तियों पर आधारित भोजन का परिणाम है। रेशम के कपड़े अपनी सुंदरता और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें विभिन्न अवसरों पर पहनने के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। रेशम की विशेषताएं इसे फैशन और औपचारिकता के लिए एक आदर्श सामग्री बनाती हैं। 6. फर। Fur comes from the hair of foxes, beavers, rabbits and sables. Fur is first sheared from the animal's body and then it is dyed. It is used to make caps, gloves and coats. We should not wear fur clothes because it involves the killing of innocent animals. फर। हमें फर गिलहरियों, बीवर, खरगोश और सैबल जैसे जानवरों के बालों से मिलता है। फर को पहले जानवर की त्वचा से काटा जाता है और फिर इसे रंगा जाता है। इसका उपयोग टोपी, दस्ताने और कोट बनाने में किया जाता है। हमें फर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह निर्दोष जानवरों की हत्या से जुड़ा होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फर कैसे प्राप्त होता है और इसके उपयोग क्या हैं। फर विभिन्न जानवरों से लिया जाता है, जिससे यह एक प्राकृतिक सामग्री है, लेकिन इसे पाने की प्रक्रिया में जानवरों की हत्या होती है। फर का इस्तेमाल गर्म कपड़ों जैसे टोपी, दस्ताने और कोट बनाने में किया जाता है, जो इसकी गर्मी और आरामदायकता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसे पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने कपड़ों के चुनाव में नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। 7. लेदर। The skin of dead animals is treated to make leather. The process of changing the skin into leather is called tanning. Leather is used to make purses, belts, shoes and coats. चमड़ा। मृत जानवरों की त्वचा को चमड़े में बदलने के लिए उसका उपचार किया जाता है। त्वचा को चमड़े में बदलने की प्रक्रिया को टैनिंग कहा जाता है। चमड़े का उपयोग पर्स, बेल्ट, जूते और कोट बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चमड़ा कैसे बनाया जाता है
और इसके विभिन्न उपयोग क्या है? मृत जानवरों की त्वचा को टैनिंग प्रक्रिया के माध्यम से चमड़े में परिवर्तित किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण और श्रम प्रक्रिया है। चमड़ा एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री है, जो इसे फैशन और कार्यक्षमता के लिए उपयुक्त बनाता है। पर्स, बेल्ट और जूते जैसी वस्तुओं के लिए इसकी लोकप्रियता यह दर्शाती है कि चमड़ा न केवल आकर्षक होता है, बल्कि इसकी लंबी उम्र भी होती है, जिससे यह उपभोक्ताओं के बीच एक पसंदीदा विकल्प बना रहता है। Stages of making clothes. Weavers weave thread into cloth either by hand on hand looms or on power looms, which are run by machines. The woven clothes are first bleached and then dyed into different colors. कपड़े बनाने के चरण। बुनकर धागे को कपड़े में बुनते हैं, जो या तो हाथ से हाथ की चक्की पर या मशीनों द्वारा चलाए जाने वाले पावर लूम पर किया जाता है। बुनने के बाद कपड़ों को पहले ब्लीच किया जाता है और फिर विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया में क्या-क्या चरण होते हैं। बुनकर धागे को कपड़े में बदलने के लिए 2 प्रकार के लूम का उपयोग करते हैं। हाथ के लूम, जहां काम हाथ से किया जाता है, और पावर लूम, जो मशीन द्वारा संचालित होते हैं। कपड़े बनने के बाद उन्हें सफेद करने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि वे साफ और चमकदार हों। इसके बाद उन्हें विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। यह प्रक्रिया कपड़े के अंतिम रूप को निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। Blocks or machines are used for printing of clothes. Finishing is done on the cloth to give it shining look. Manufacturing of cloth on large scale takes place in textile mills. A tailor cuts and stitches clothes for us to wear. कपड़ों की छपाई के लिए ब्लॉक्स या मशीनों का उपयोग किया जाता है। कपड़े पर चमकदार रूप देने के लिए फिनिशिंग की जाती है। बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन टेक्सटाइल मिलों में होता है। एक दर्जी कपड़ों को काटता और सिलता है ताकि हम पहन सकें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया में छपाई और फिनिशिंग कैसे होती है। कपड़ों को प्रिंट करने के लिए विशेष ब्लॉक्स या मशीनें प्रयोग की जाती हैं, जो डिजाइन को कपड़े पर उकेरती हैं। फिनिशिंग प्रक्रिया कपड़े को चमकदार रूप देने में मदद करती है, जिससे उनका लुक और आकर्षक हो जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन टेक्सटाइल मिलों में किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में कपड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद एक दर्जी कपड़ों को काटकर और सिलकर हमें पहनने के लिए तैयार करता है। यह चरण कपड़ों के उत्पादन के अंतिम चरणों में से एक है, जो हमें तैयार वस्त्र प्रदान करता है। Man-made fibers. Man-made fibers are also called synthetic fibers or artificial fibers. They are made from chemicals. Nylon, rayon and terylene are some artificial fibers. Besides these, rubber is also used to make cloth. मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशे को सिंथेटिक रेशे या आर्टिफिशियल रेशे भी कहा जाता है। ये रेशे रासायनिक तत्वों से बनाए जाते हैं। नायलॉन, रेयान और टेरिलीन कुछ आर्टिफिशियल रेशे हैं। इसके अलावा कपड़े बनाने के लिए रबर का भी उपयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव निर्मित रेशे विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रेशे के नाम से जाना जाता है। नायलॉन, रेयान और टेरिलीन जैसे रेशे उद्योग में काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसके साथ ही रबर का उपयोग भी कपड़ों में किया जाता है, जो इसे विशेष बनाता है। मानव निर्मित रेशे प्राकृतिक रेशों के विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की वस्त्रों और फैशन में उपयोग किया जाता है।
जिससे वे समकालीन कपड़ा उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। We get rubber from tree called hevea. Rubber trees grow in hot and humid countries. In our country, it is mostly grown in Kerala. The juice of rubber tree is called latex. It is used to make raincoats, gloves and caps. हमें रबर एक पेड़ से मिलता है जिसे हेविया कहा जाता है। रबर के पेड़ गर्म और आर्द्र देशों में उगते हैं। हमारे देश में इसे ज्यादातर केरल में उगाया जाता है। रबर के पेड़ का रस, जिसे लेटेक्स कहा जाता है, का उपयोग रेनकोट, दस्ताने और टोपी बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रबर हेविया नामक पेड़ से प्राप्त होता है, जो विशेष रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु में उगता है। भारत में रबर की खेती मुख्य रूप से केरल में की जाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण फसल बनाता है। रबर का रस, जिसे लेटेक्स कहा जाता है, विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेनकोट, दस्ताने और टोपी। यह विशेषता रबर को एक बहुप्रकारी सामग्री बनाती है, जिसका उपयोग न केवल वस्त्रों में बल्कि अन्य औद्योगिक उत्पादों में भी किया जाता है, जिससे इसकी मांग और महत्व बढ़ता है। Maintenance of clothes. Wearing of clothes to cover our body is not enough. We need to take care of them also. How would you look in dirty and crumpled clothes? कपड़ों की देखभाल। सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनना ही काफी नहीं है, हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि गंदे और मुड़े हुए कपड़ों में आप कैसे दिखेंगे? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि केवल कपड़े पहनना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। यदि कपड़े गंदे और मुड़े हुए हों, तो वे न केवल आपके लुक को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता और सज्जनता को भी दर्शाते हैं। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कपड़ों की उचित देखभाल करने से उनकी उम्र बढ़ती है और वे लंबे समय तक अच्छे दिखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कपड़ों को साफ और व्यवस्थित रखें। एक वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। Cotton clothes can be washed with detergents and need ironing after drying. कपड़ों की धुलाई और सुखाना। सूती कपड़ों को डिटर्जेंट से धोया जा सकता है और सूखने के बाद इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सूती कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है और उन्हें सुखाने के बाद इस्त्री करने की जरूरत होती है। सूती कपड़े धोने की प्रक्रिया में डिटर्जेंट का सही इस्तेमाल करना आवश्यक है, ताकि कपड़े अच्छे से साफ हों और उन पर दाग धब्बे न रहें। इसके बाद जब कपड़े सूख जाते हैं, तो उन्हें इस्त्री करना जरूरी होता है, ताकि वे सीधे और आकर्षक दिखें। कपड़ों की उचित देखभाल करने से उनकी उम्र बढ़ती है और पहनने पर एक अच्छी छवि बनती है। Dark and light colored clothes should be washed separately. गहरे और हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गहरे और हल्के रंग के कपड़ों को धोने के लिए अलग-अलग करना आवश्यक है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होता है कि कपड़ों के रंग एक दूसरे में नहीं मिलें। यदि गहरे रंग के कपड़े हल्के रंग के कपड़ों के साथ धोए जाते हैं, तो गहरे रंग का रंग हल्के कपड़ों पर लग सकता है, जिससे वे खराब दिख सकते हैं। इस प्रकार की देखभाल कपड़ों की रंगत को बनाए रखने में मदद करती है। Silk and woolen clothes should be washed with a mild detergent or given for dry cleaning. In a laundry, petrol and tetrachloride are used to wash silk and woolen clothes. रेशमी और ऊनी कपड़ों को हल्के डिटर्जेंट से धोया जाना चाहिए या ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया जाना चाहिए।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेशमी और ऊनी कपड़ों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ये कपड़े नाजुक होते हैं और यदि इन्हें सामान्य डिटर्जेंट से धोया जाए तो उनका रंग और बनावट प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन्हें हल्के डिटर्जेंट से धोना या ड्राई क्लीनिंग के लिए देना बेहतर होता है। लॉन्ड्री में इन कपड़ों को धोने के लिए पेट्रोल और टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जो इनकी नाजुकता को बनाए रखते हुए साफ सफाई में मदद करता है। Sick person's clothes should be washed in antiseptic solutions. बीमार व्यक्ति के कपड़ों को एंटीसेप्टिक घोल में धोना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके कपड़ों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बीमारियों के दौरान कपड़ों पर रोगाणु और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जो दूसरों के लिए संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन कपड़ों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कपड़े साफ और कीटाणुरहित रहें, जिससे न केवल बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है, बल्कि दूसरों को भी संक्रमण से बचाने में मदद मिलती है। Synthetic clothes can be washed with any detergent. सिंथेटिक कपड़े किसी भी डिटर्जेंट से धोए जा सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सिंथेटिक कपड़े, जो कि रासायनिक प्रक्रियाओं से बने होते हैं, उन्हें धोने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। इन कपड़ों को किसी भी सामान्य डिटर्जेंट का उपयोग करके धोया जा सकता है, जिससे यह साफ और ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन और रेयॉन आमतौर पर धोने में आसान होते हैं और वे जल्दी सूख जाते हैं। इस कारण इन्हें आमतौर पर रोजमर्रा के उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनकी देखभाल सरल होती है और इन्हें बनाए रखना भी आसान होता है। White clothes should be dried in the sun to get rid of germs, but colored clothes should be dried in the shade to avoid the fading of colors. सफेद कपड़ों को कीटाणुओं से छुटकारा पाने के लिए धूप में सूखना चाहिए, लेकिन रंगीन कपड़ों को रंगों के फीका पड़ने से बचाने के लिए छांव में सुखाया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़ों को सही तरीके से सुखाने की प्रक्रिया का महत्व है। सफेद कपड़े, जिन्हें अक्सर कीटाणुओं और बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए धूप में सुखाने की सलाह दी जाती है, धूप में सूखने से स्वच्छता और ताजगी प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, रंगीन कपड़ों को छांव में सुखाना आवश्यक है ताकि उनके रंगों की चमक बनी रहे और वे जल्दी फीके न पड़े। यह प्रक्रिया कपड़ों की लंबी उम्र और रंगों की जीवंतता को बनाए रखने में मदद करती है, जो कपड़ों के सौंदर्य और उपयोगिता को बढ़ाती है। Airing of clothes should be done regularly, especially in rainy and winter seasons. कपड़ों को नियमित रूप से हवा में सुखाना चाहिए, विशेष रूप से बारिश और सर्दी के मौसम में। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़ों को हवा में सुखाने का महत्व है, खासकर उन मौसमी परिस्थितियों में जहां नमी अधिक होती है। बारिश और सर्दी के मौसम में कपड़े जल्दी से नम हो जाते हैं, जिससे उन पर बैक्टीरिया और फंगस विकसित हो सकते हैं। नियमित रूप से हवा में सुखाने से न केवल कपड़ों से नमी निकल जाती है, बल्कि यह उन्हें ताजगी और खुशबू भी देता है। इस प्रक्रिया से कपड़ों की खराब गंध से बचने और उनकी जीवन काल बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Talcum powder or oxalic acid should be used to remove stains from the clothes. कपड़ों से दाग हटाने के लिए टैल्कम पाउडर या ऑक्सालिक एसिड का उपयोग किया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़ों से दाग हटाने के लिए टैल्कम पाउडर या ऑक्सालिक एसिड का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये दोनों पदार्थ दागों को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करते हैं। टैल्कम पाउडर
अपनी अवशोषण क्षमताओं के कारण दागों को सोख लेता है, जबकि ऑक्सालिक एसिड विशेष रूप से कठिन दागों जैसे कि धब्बों या खून के दाग को हटाने के लिए प्रभावी होता है। इन उपायों का सही तरीके से उपयोग करने से कपड़े साफ और ताजगी बनाए रखते हैं। 2. Storage of clothes. We should keep the cupboards free of insects. DDT or other insecticides should be sprayed in the cupboards or boxes to keep them free from insects. हमें अलमारियों को कीड़ों से मुक्त रखना चाहिए। अलमारियों या डिब्बों में कीड़ों से मुक्त रखने के लिए डीडीटी या अन्य कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हमें अलमारियों को कीड़ों से मुक्त रखना जरूरी है। कीड़े कपड़ों को खराब कर सकते हैं, इसलिए अलमारियों में डीडीटी या अन्य कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। यह कीटनाशक कीड़ों को मारने और उनके फैलने से रोकने में मदद करता है। साफ और सुरक्षित कपड़े न केवल हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वे हमारे कपड़ों की गुणवत्ता और दीर्घकालिकता को भी बनाए रखते हैं। इस तरह की देखभाल से हम अपने कपड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित और अच्छे हालात में रख सकते हैं। We should store woolen and silk clothes only after dry cleaning and airing them. We should use naphthalene balls or neem leaves to protect them from moth or silverfish. If you follow these measures, your clothes will look better and last longer. हमें ऊनी और रेशमी कपड़ों को केवल ड्राई क्लीनिंग और वायुरोधी करने के बाद ही स्टोर करना चाहिए। हमें कपड़ों को कीड़ों या सिल्वर फिश से बचाने के लिए नाफ्थालीन की गोलियां या नीम की पत्तियां उपयोग करनी चाहिए। यदि आप इन उपायों का पालन करेंगे तो आपके कपड़े अच्छे दिखेंगे और लंबे समय तक चलेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऊनी और रेशमी कपड़ों की सही देखभाल के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर करना आवश्यक है। ड्राई क्लीनिंग से कपड़े साफ और ताजगी से भरे रहते हैं, जबकि वायुरोधी करने से उनमें नमी नहीं रहने पाती है। नाफ्थालीन की गोलियां या नीम की पत्तियां कीड़ों और चांदी की मछलियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो कपड़ों को खराब कर सकती हैं। यदि आप इन उपायों का पालन करते हैं, तो आपके कपड़े न केवल बेहतर दिखेंगे, बल्कि वे लंबे समय तक चलेंगे। इस प्रकार की देखभाल कपड़ों की गुणवत्ता और दीर्घकालिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। To remember, we get cotton fibers from cotton plants. We get jute fibers from jute plants. We get linen from flax plants. We get wool from the hair of sheep, goats and camels. We get silk fibers from an insect called silkworm. We should take care of our clothes. याद रखने के लिए, हमें कपास के रेशे कपास के पौधों से मिलते हैं। हमें जूट के रेशे जूट के पौधों से मिलते हैं। हमें लिनन फ्लैक्स के पौधों से मिलता है। हमें ऊन भेड़ों, बकरियों और ऊंटों के बालों से मिलता है। हमें रेशमी रेशे एक कीड़े को सिल्कवर्म कहा जाता है। हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों के रेशे किस स्रोत से प्राप्त होते हैं। कपास, जूट, लिनन, ऊन और रेशम सभी के लिए उनके पौधों या जानवरों का उल्लेख किया गया है, जो उनकी उत्पत्ति को दर्शाता है।